देखो टॉपिक क्या है, हो तो रहा है हमारे पास इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है, हो तो रहा है हमारे पास इलास्टिक कॉलिजन, लेकिन इस इलास्टिक कॉलिजन में भी हम क्या देख रहे हैं, टू डायमेंशन एनालिसिस, या आप किसी किसी बुक में आपको ऑब्लिक कॉलिजन पता चले, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, इसको जैसे मान लो कि मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, ये मैंने वाई एक्सिस बोल दिया। अब इसका एनालिसिस करेंगे कैसे, मान लो मेरे पास एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए, ठीक, अब ये ए ऑब्जेक्ट अपने यू वेलोसिटी से आया और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई बी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कहूँगी कि भाई ये दोनों टकराया और बी की वेलोसिटी जो है वो ऐसी है जो कि u2 है, क्लियर। तो टकराने के बाद ये जो है इस डायरेक्शन में गया, ये ए है, ठीक है, ये आपका ए है और ये आपके इस डायरेक्शन में गया। सेकेंड थिंग, अब आपके पास बी भी होगा तो हम कहेंगे भैया कि ये मेरा बी है, ये छोटा सा मेरा बी है जो कि इस डायरेक्शन में है, तो मैं ये वाला क्या बोलूँगी, ये v1 बोलूँगी, इसको मैं बोलूँगी v2, क्लियर है। u1 इधर था, ये u1 है, इधर था, टकराया, u2 आगे निकल इधर वाले डायरेक्शन में था। अब देखो मैं एंगल्स की बात करूँगी, एंगल्स की बात मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मान लो ये वाली जो एंगल थी वो है आपकी थीटा और ये वाली एंगल जो है वो आपकी फाई है, क्लियर, सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब मास कुछ भी बोल दो, इसका m1 मान लो मास है और इसका मान लो m2 है, क्लियर है ना, ये सारा आपको समझ में आ रहा है। अब मैं कहूँगी कि जो बॉडीज थी वो आपके ट्रैवल कर यूनिवर्सली सेम स्ट्रेट लाइन पे दोनों ही, ठीक है, और विदाउट एनी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मूव अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस इन अ प्लेन, क्लियर है ना ये चीज़, कि इनिशियली जो थे वो ट्रैवल कर रहे हैं आपके स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब टकराया, आफ्टर कॉलिजन क्या हो गया, आफ्टर कॉलिजन बेटा जी वो दोनों एक प्लेन पर मूव करेंगे, मोशन कर रहे हैं प्लेन पर, लेकिन क्योंकि ये इलास्टिक कॉलिजन है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। और मैंने प्लेन क्यों बोला, क्योंकि ये टू डायमेंशन में है, इसीलिए ना प्लेन बोला, क्लियर है, एंगल समझ में आ गए। अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको तोड़ेंगे कैसे। पहले मैं क्या करूँगी कि कॉलिजन जब इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, इलास्टिक कॉलिजन है तो हम ये कहेंगे भैया कि काइनेटिक एनर्जी मेरी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो मैं बिफोर और आफ्टर काइनेटिक एनर्जी से रिलेशनशिप निकाल सकती हूँ, चलो निकालते हैं, जब निकाल सकते हैं तो निकालते हैं। देखो टोटल जो आपकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी कब, आफ्टर कॉलिजन वो इक्वल टू होगी आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल नहीं कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिखेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ठीक है। हाफ आप सारे काट दो, बचा क्या, ये वाला बचा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, ठीक है, यही बचा। अब देखो लीनियर मोमेंटम जो है इलास्टिक कॉलिजन में आपकी कंजर्व है, मैं यहाँ पे क्या करूँगी भाई, दूसरे कलर से यूज़ करते हैं, लीनियर मोमेंटम आपकी इलास्टिक कॉलिजन में कंजर्व्ड है। जब ये कंजर्व्ड है बेटा जी तो क्या मैं एंगल के साथ नहीं लिख सकती, क्योंकि मेरा v और ये जो है आपके एंगल के साथ जा रहा है, एक a जो है थीटा के साथ जा रहा है और b जो है फाई के साथ जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ना कि m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, इन दोनों के साथ तो कोई एंगल नहीं है, ये बन गया। अब देखो आपके जो y एक्सिस के अलोंग है लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन जीरो है, y एक्सिस के अलोंग जो आपका इनिशियल टाइम पे लीनियर मोमेंटम है वो जीरो है, और आफ्टर कॉलिजन जब हम देख रहे हैं तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो आपके y एक्सिस में होगा वो साइन के साथ होगा। ये मैंने किसको रिजॉल्व किया, ये मैंने x एक्सिस को रिजॉल्व किया है, ठीक है। अब आप y एक्सिस को रिजॉल्व करो, y एक्सिस के लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को रिजॉल्व करो, क्या मिलेगा, देखो बिफोर कॉलिजन क्या है, बिफोर कॉलिजन बेटा आपका जो y एक्सिस में लीनियर मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, बताओ, m1 v1 साइन थीटा, ठीक है, एक उधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है तो आप लिखोगे m2 v2, और क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए हम लोग ने साइन चेंज किया है, याद रहे साइन फाई,
क्योंकि आप कंजर्वेशन लॉ लगा देंगे इन दोनों के साथ, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ। तो इस कंजर्वेशन लॉ से हमें क्या मिलेगा फाइनली, हमें मिलेगा भाई दोनों इक्वल टू 0 है, यानी कि m1v1 sin थीटा माइनस m2v2 sin फाई है ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अब इन सब से हम क्या निकाल सकते हैं, हमें जो वैल्यू पूछेगा हम वो वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है ना? क्लियर है? अब अगर इसी को मैं इनइलास्टिक कॉलिजन लेती तो मैं क्या करती, अगर इसी को मैं इनइलास्टिक कॉलिजन लेती तो मैं ये वाला पार्ट नहीं कंसीडर करती, इनइलास्टिक कॉलिजन लेती तो मैं ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ ये वाले पार्ट्स कंसीडर करती, क्योंकि मोमेंटम तो दोनों में ही कंजर्व रहेगा, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, 2 डायमेंशन का। कर लोगे बेटा जी? मैं इसको इनइलास्टिक वाला एक बार बता देती हूँ। हेडिंग हम लोग देंगे इन इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन, या आप बोल सकते हो भाई ऑब्लिकली गिर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, पहले तो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। अब मैं कहूँगी कि भैया यहाँ पे मेरे पास कोई मास है m, वो आया और मेरे पास एक m2 मास यहाँ पर है, उससे टकराया। ठीक है, तो मैं बोलूँगी ये m1 है ये m2। क्लियर? अब क्या कह सकते हैं भैया कि ये जो आपका m1 है ना, ये जो आपका m1 है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो हम कहेंगे भैया इसका, और ये जो m2 है वो इनिशियली इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, इसलिए इसका वेलोसिटी क्या हो गया, u2 हो गया। क्लियर है? लेकिन आफ्टर क्या होगा, आफ्टर बेटा जी ये जो टकराएंगे ना, तो टकराने के बाद ये दोनों ऐसे जाएंगे, कॉमन वेलोसिटी के साथ ऐसे जाएंगे। याद करिए जब हम लोग 1 डायमेंशन देख रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया था, ऐसे और ऐसे ऐसे किया था, एक ये और एक ये, और ये दोनों जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों जा कैसे रहे हैं, v वेलोसिटी से जा रहे हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? ये मान लो ओ सेंटर है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। क्लियर है? अब तुम्हारे पास 2 एंगल कौन कौन से बने, एक तो ये वाला एंगल बना जो कि फाई का बना, और एक एंगल ये बना जो कि आपके थीटा का बना। ये आपका 2 डायमेंशनल एनालिसिस में इन इलास्टिक कॉलिजन। क्लियर है? तो कंडीशंस क्या रहेंगे कि भैया जो सिस्टम है वो क्लोज आपका आइसोलेटेड है और लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। ठीक है, और जो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है जिसमें कि 2 बॉडीज का मास m1 m2 हो गया, मास जो है वो इनिशियली u2 पे जा रही थी, वो u1 पे जा रहा था, दोनों चिपक गए आफ्टर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन की ये कंडीशंस होगी। क्लियर है ना? कर सकते हैं? लेकिन क्योंकि ये इलास्टिक कॉलिजन है देयर विल बी सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये इनइलास्टिक कॉलिजन है देयर विल बी सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो हाउ कैन आई कैलकुलेट? अब ये सारे कंडीशंस मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रही हूँ। हम ये क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे कि भाई हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के लीनियर मोमेंटम को इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, चेंज करते हैं, एक्स एक्सिस के लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इक्वेशन को लिखते हैं। क्या हो जाएगा, m1 u1 cos थीटा प्लस u2 इज इक्वल टू, दोनों एक साथ मास में जा रहे हैं v वेलोसिटी से, इनटू क्या हो जाएगा v cos फाई। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये तो x एक्सिस हो गया, y एक्सिस का क्या लिखेंगे बताओ? इनिशियली y एक्सिस पे कुछ था या नहीं? वाई एक्सिस वाला लिखते हैं बेटा, देखो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस आपका m1 v1 साइन थीटा, अगर मान लो ऐसे कंडीशंस है, माइनस m2 v2 साइन फाई। इनिशियली मतलब इसके अकॉर्डिंग नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि अगर मानो ऐसा होता तो इनिशियल तो कुछ था नहीं, वो 0 हो जाता। लेकिन अभी तो क्या है कि हम इस वाले डायग्राम से अगर चलें, अगर मैं इस वाले डायग्राम से चलूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको काटूंगी और अपने हिसाब से इसको मॉडिफाइड करूँगी, तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाओ, लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, और ये वाला हमने जो लिखा है ये आप क्या बोलोगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है इसमें। ठीक है, उसी तरह हम वाई एक्सिस में अगर लगाएं तो क्या हो जाएगा, m1 u1 साइन थीटा प्लस 0, क्योंकि उसका तो कुछ है नहीं, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v साइन फाई। होगा कि नहीं? अब इसमें सारी चीज़ें साइन फाई ये फाई जो भी आपको निकालने को बोले, आप इन्हीं सारे इक्वेशन को यूज़ करके करोगे। क्लियर है ना? क्लियर है बेटा? अब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
तो क्या कहता है कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अप्लाई किया वो। तो इसी का कंक्लूजन निकलता है कि फोर्स जो है वो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो, क्या मैं ये नहीं कह सकती कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ए और बी दो बॉडी है और उसको हमने कोलॉइड करने दिया, ये मैं सेकंड लॉ का बता दिया, ठीक है। अब मैं अगर थर्ड लॉ पर आऊँ, थर्ड लॉ क्या कह रहा है बेटा जी, मान लो मेरे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, और इस आइसोलेटेड सिस्टम में दो बॉडीज हैं, एक ए है और एक बी है, क्लियर। अब मैंने इन ए और बी को बोला कि चलो कोलाइड करो, ए एंड बी को बोला कि तुम दोनों कोलाइड करो, क्लियर है। अब लिखना क्या है कि मैं ये कहूँगी कि मान लेते हैं कि जब बॉडी जैसे कोलाइड, ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है, मैं इसका एनालाइज अगर करूँ तो ड्यूरिंग कोलिजन, अरे अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो जाएगा बेटा, मान लेते हैं कि लेट जो बॉडी है, बॉडी आपकी ए है, वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, एक्सर्ट फोर्स, कैसा फोर्स एक्सर्ट कर रही है, F1 फोर्स, जो कि मान लेते हैं एक्शन ए है, ये मान लेते हैं एक्शन है, ठीक है, किसके ऊपर है, ऑन बी, बॉडी बी पर, लेकिन किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है आपका डेल्टा टी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि बॉडी आपकी बी वो क्या कर रही है, एक्सर्ट कर रही है फोर्स F2, किसके मुताबिक, रिएक्शन के मुताबिक, वो एक्शन कर रहा था, ये रिएक्शन कर रहा है, किसके ऊपर, ऑन ए, यही करेगा, लेकिन टाइमिंग आपकी सेम टाइम डेल्टा टी से मान लो, क्लियर है। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू टाइम। तो जब हम ये कहेंगे तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी क्या हो जाएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे F1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है, और हम बोलेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, फोर्स इनटू टाइम, इसका प्लस कर लो, F2 इंटू डेल टी, ठीक है, और फिर टोटल क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इन दोनों का सम, F1 प्लस F2 इसके साथ डेल्टा टी, क्लियर है, कर सकते हैं ना। तो अब अगर मैं बोलूँगी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पर और ये लीनियर, इसका मतलब टोटल चेंज जीरो के बराबर हो जाएगा। जब जीरो के बराबर हो जाएगा तो इस चीज़ को हम जीरो के बराबर कर सकते हैं, तो डेल्टा टी तो जीरो के बराबर होगा नहीं, तो F1 इजिकल टू माइनस ऑफ F2 कर सकते हैं, यानी कि एक्शन जो है रिएक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, कभी कभी ये बोलता भी है कि ये प्रूव करवाओ कि ये दोनों मतलब F2 में ही थर्ड लॉ कंटेन्ड है, तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना, कर सकते हो। अब आ जाओ सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, जब भी बोले तो आप क्या बोलोगे, रॉकेट, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास या रॉकेट। वो जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था ना, वो डायग्राम आपके एक नॉर्मल सिंपल सा कंटेनमेंट है कि मान लो कोई बॉडी है और वो आपकी जा रही है, मान लो कि हमारा जो टोटल मास जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहे, क्लियर, लेकिन हम तो हमेशा यही कहते हैं ना कि कोई भी सिस्टम है उसका जो टोटल मास है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, परंतु रॉकेट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उसका मास कांस्टेंट नहीं रहता, मास डजंट कांस्टेंट। और मैंने अभी बताया कि क्यों कांस्टेंट नहीं रहता। तो फिर क्या होता है कि जब भी जो मास रॉकेट का है लॉन्चिंग पैड पे, वो उसका फ्यूल है, ठीक है, और जब वो आपका जो फ्यूल है वो इवेंचुअली जब बर्न होता है और इजेक्ट होता है नोजल से, रॉकेट के इंजन से, तो इस वक्त हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, हम लोग वेरिएबल मास सिचुएशन से हैंडल करेंगे। तो ये जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना, एक्चुअल में न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, अभी मैंने आपको जो बताया न्यूटन्स सेकंड लॉ है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ रॉकेट पर नहीं लगाते हैं, रॉकेट पर ही नहीं लगाते, जबकि हम उसको रॉकेट और इसके जो इजेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं ना कंबंजन के बाद, रॉकेट पर भी लगाते हैं, प्लस इजेक्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं तब कंबर्जन जलने पर जो उसकी फ्यूल है उस पर भी लगाते हैं। तो यहाँ पर मास का कंबाइंड सिस्टम है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है आपका कंबाइंड सिस्टम ऑफ मास, कब, जब आपका रॉकेट एक्सेलरेट कर रहा है, क्लियर है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर क्या एज्यूम करूँगी, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि आपके अर्थ एटमॉस्फेयर पर नेग्लिजिबल है, स्मॉल है, और ये रॉकेट के मोशन पर कोई दबाव नहीं डालेगा, हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम हियर क्या, जो एक्सटर्नल फोर्सेज है आपके क्या क्या,
ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शनल, किसके? अर्थ एटमॉस्फेयर के, अर्थ एटमॉस्फेयर के। वो क्या है? नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल, यानी कि आप बोल सकते हो कोई इफेक्ट नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, मैंने अब क्या बोला कि रॉकेट जो है फ्लाइट करने वाली है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, किसके? अर्थ के। ठीक है, तो मैंने बहुत ही गंदा सा डायग्राम बनाऊंगी, बट ठीक है। ये मान लो मेरा रॉकेट है और ये t = 0 पर है, तो इसके पास जो मास होगा वो आपका m0 होगा, और ये क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तो वेलोसिटी v0 से। क्लियर? दूसरी सिचुएशन क्या होगी? चलो दूसरा चेंज करते हैं। मान लो दूसरी सिचुएशन पर ये मेरा जो रॉकेट है ना, ये जो रॉकेट है, अब ये क्या छोड़ रही है? आपके फ्यूल्स को छोड़ रही है, तो ये नीचे की तरफ वीजी करेगी। ठीक है, और आप बोलोगे कोई भी टाइम t = t पर ले रहे हैं, तो इसकी जो मास होगी वो हो जाएगी m, और v की डायरेक्शन तो ये जाएगी ऊपर ही। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंडीशन मैंने क्या बोली कि मेरे पास जो रॉकेट है, मेरे पास जो रॉकेट, ये क्या कर रही है बेटा? ये तो छोड़ते जा रही है कंबर्जन। क्लियर? और ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वीजी ही हो जाएगी। लेकिन अब जो इसकी मास बनेगी वो m + dm, जो वो घटती जा रही है, घटती जा रही है ना, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v + dv होगी, ऊपर के ही डायरेक्शन में होगी, और नीचे वो vg वेलोसिटी से ही अपना जो फ्यूल बर्न करा के मास इजेक्ट कर लेगी। लेकिन टाइमिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी? टाइमिंग हो जाएगी t = t + dt। ये डायग्राम 3 है जो मैंने आपको ड्रॉ किया, अब इसको दिमाग पे रखना होगा। अब मैं जो पॉइंट्स लिया है उन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ। क्या क्या लिया है मैंने बोला कि भैया m0 जो है वो इनिशियल मास है रॉकेट का प्लस फ्यूल का। m0 जो है वो आपका इनिशियल मास है, किसका? रॉकेट, प्लस उसका जो फ्यूल उसमें भरा हुआ है उसका। क्लियर है? इसके बाद v0 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है रॉकेट की, v0 जो है इनिशियल वेलोसिटी है किसकी? रॉकेट की। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला कि कोई टाइम समझ लो t इलैप्स हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? m, और v जो वेलोसिटी है वो एक्वायर्ड हुआ है रॉकेट के द्वारा आफ्टर टाइम t। जो v वेलोसिटी है रॉकेट के द्वारा एक्वायर है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एक्वायर्ड। क्लियर है ना? m जो है वो मास ऑफ द रॉकेट लेफ्ट, जो बचा है, मास ऑफ द रॉकेट जो लेफ्ट बचा है। क्लियर है? अब देखो सिस्टम क्या हुआ, जैसे ही गैसेस एग्जॉस्ट होने लगी, निकलने लगी, समझ लो बाहर आने लगी, तो मैं क्या कहूँगी कि एज द एग्जॉस्ट गैसेस जो है स्केप करने लगी, आर स्केपिंग। 3 कंडीशन है यहाँ पर स्केपिंग, तो क्या हो जाएगा? जो कैपिटल M है वो तो छोटा हो जाएगा m0 के इनिशियल वाले से, और लेकिन जो v है वो आपका बड़ा हो जाएगा v0 से। क्लियर है? तो कोई टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल लिया, लेट अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? तो मान लो कि ये dt है, तो इस समय क्या है? dm जो होगा बेटा जी, dm जो होगा वो क्या होगा? स्मॉल डिक्रीज है, स्मॉल डिक्रीज है आपके किसके? मास ऑफ रॉकेट में, मास ऑफ रॉकेट में, ये ध्यान रखना। और यही मास इक्वल होगा आपके जो एग्जॉस्ट गैस का मास एस्केप है, मास ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस एस्केप, ये ध्यान रखना हमेशा। क्लियर है ना? ये समझ में आया ना? dv क्या है? वो स्मॉल इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ आवर रॉकेट, और vg क्या है? vg है हमारी वेलोसिटी किसकी? एग्जॉस्ट गैस, और ये किसके रेस्पेक्ट में? ये अर्थ के रेस्पेक्ट में, और मैं इसको नेगेटिव लूंगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, रेस्पेक्ट टू अर्थ। लेकिन ये जो एग्जॉस्ट गैसेज है इसको मैं क्या लूँगी? नेगेटिव लूँगी। क्यों? क्योंकि ये जो गैसेज है इनकी डायरेक्शन क्या है? रॉकेट के ऑपोजिट है, बिकॉज इट्स डायरेक्शन जो है वो रॉकेट के अपोजिट है। क्लियर है? किसके अपोजिट है? रॉकेट के अपोजिट है। अब हम क्या लगाएंगे? लॉ लगाएंगे बेटा जी, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन वाला। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पर रॉकेट की मास क्या हो जाएगी? m - dm, जो मूव कर रही है v + dv वेलोसिटी से, यही हम कहेंगे ना। तो जब हम इस पर, इस पूरे सिस्टम पर क्या लगाएंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम। तो एनी इंस्टेंट पर बेटा, एनी इंस्टेंट पर आपके पास रॉकेट का मास क्या रहेगा? रॉकेट का मास क्या रहेगा? m + dm, वो पीछे वाला जो अभी मैंने देखा था, और उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? m - dm, और उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? v + dv। समझ गए? इतना क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे। अब देखो नेक्स्ट मैं कहूँगी, अब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो जब हम इस लॉ को लगाएंगे तो मेरा आंसर कैसे करेंगे सॉल्व? एक तो हम एक तरफ mv करेंगे और दूसरी तरफ m - dm, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v + dv।
प्लस dm जो मास है उसका वो निकल vg के साथ रहा है, यही तो है, तो हम इसको निकालो बाहर, तो mv इज इक्वल टू mv प्लस m इंटू डी वी माइनस डी एम इंटू वी माइनस डी एम इंटू डी वी माइनस डी एम इंटू वी जी, यही तो बचा। अब देखो ये डी एम और डी वी दोनों ही बहुत स्मॉल है, तो इनका प्रोडक्ट तो और भी नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि डी एम एंड डी वी वेरी स्मॉल, तो प्रोडक्ट तो और स्मॉल होगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा रही हूँ, इसलिए फाइनली पता है मेरे पास क्या बना, एम डी वी इज इक्वल टू डी एम वी प्लस वी जी, क्लियर है। अब देखो मैं ये कहूँगी कि जब हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस का विद रॉकेट लेंगे एज यू, यू क्या ले रहे हैं, इन दोनों ये जो क्वांटिटी है इसी को मुझे बताना है, तो यू इज इक्वल टू क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट जो गैसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके भैया, रॉकेट के, क्लियर है। तो इसका मतलब मैं ये लिखूँगी v प्लस वी जी इज इक्वल टू माइनस यू, क्लियर है। माइनस साइन क्यों भैया, वो नीचे के डायरेक्शन में है इसलिए, क्योंकि ये नेगेटिव है बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एग्जॉस्ट गैस का, क्लियर है ना। अब देखो क्या करेंगे, जब इसकी डायरेक्शन ही नीचे है तो मैं क्या ये नहीं लिख सकती कि, मैं लिख सकती हूँ भैया इनका रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप लिख सकते हैं बेटा, सीधे सीधे देखो एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम, या मैं ये कह सकती हूँ कि डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई एम, फिर इसको बोलेंगे कि t इज इक्वल टू 0 पर m इज इक्वल टू m नॉट था और v इज इक्वल टू v नॉट था, लेकिन t इज इक्वल टू जब t रहा, तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों लिख रही हूँ, मुझे इंटीग्रेशन करना है, सीधी सी बात, v हमारा v था, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v नॉट से v तक जाएगा डी वी इज इक्वल टू ये m नॉट से m तक जाएगा माइनस यू डी एम बाई एम, क्लियर है। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि भैया ये तो हमारा कांस्टेंट है पूरे के पूरे, जितना देर हमारा जो फायरिंग है रॉकेट का कांस्टेंट रहेगा, एग्जॉस्ट गैस का है, एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी जब तक हमारा रॉकेट की फायरिंग है, थ्रू आउट द फायरिंग ऑफ रॉकेट, क्लियर है। सो मैं क्या कह सकती हूँ भैया कि v नॉट अपॉन v डी वी इज इक्वल टू माइनस यू इंटीग्रेशन m नॉट m डी एम बाई एम, क्लियर। तो बस इंटीग्रेशन करने पर मुझे क्या मिला कि v तो भीतर आएगा जो कि v नॉट से v तक जा रहा है, माइनस u बाहर आ जाएगा, भीतर हम log e बेस m नॉट बाई m, ठीक है। तो इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस यू लॉग बेस e m माइनस e m नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस यू लॉग बेस e m बाई एम नॉट हो जाता है, ये तो मुझे पता है, यानी कि मैं प्लस u अगर चेंज कर दूँ ना तो मेरा m नॉट बाई एम बन जाएगा, क्लियर है ना। मैं बस 5 मिनट लूँगी और, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आपका v नॉट u लॉग बेस e m नॉट बाई एम है, ओके, क्लियर है ये चीज़। अब ये इक्वेशन क्या है, किसी भी टाइम पर ये जो इक्वेशन है ये आपकी रॉकेट की वेलोसिटी देगा एट एनी इंस्टेंट, इक्वेशन क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम टी पर, क्लियर है। अब मान लो कि मैंने बोल दिया इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट जो है वो 0 पर है, मान लो लेट, जो यूजुअली होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट यानी कि t इजिकल टू 0 पर आपकी v नॉट इजिकल टू 0 है। सो इसका मतलब ऊपर वाला इक्वेशन क्या टूट के बनेगा, v इजिकल टू यू लॉग बेस e m नॉट बाई m। अच्छा, आपको ये कन्वर्ट करने आना चाहिए लॉग बेस e को लॉग बेस 10 में। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से, यानी कि v हम लिख सकते हैं 2.303 u लॉग बेस 10 m नॉट अपॉन m। किसी भी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी इतनी होगी। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखो इसमें दो चीज़ें पूछते हैं, एक पूछता है बर्न आउट स्पीड और एक पूछता है थ्रश ऑन द रॉकेट। ये दोनों चीज़ पूछते हैं। चलो पहले देखो बर्न आउट स्पीड क्या निकाल रहे हैं, बर्न आउट स्पीड। क्लियर, बर्न आउट स्पीड होता क्या है कि ये रॉकेट की स्पीड अटेन करती है जब रॉकेट जो है पूरे फ्यूल को बर्न कर देती है। ठीक है, तो ये बोलोगे स्पीड ऑफ रॉकेट है, स्पीड ऑफ रॉकेट है कब है, जब आपकी रॉकेट व्हेन द रॉकेट बर्न इंटायर फ्यूल, इंटायर या होल फ्यूल। क्लियर है, तो अब जब ऐसी सिचुएशन रहेगी तो इसका मतलब क्या है कि जो रॉकेट का जो मास होगा, जो रेसिडुअल मास होगा, वो क्या होगा, उसका फ्यूल का कंटेनर एम्प्टी रहेगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो स्पीड होगी वो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय रॉकेट होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय रॉकेट होगा।
ठीक है। और ये सिचुएशन कब होगी, जब पूरा का पूरा फ्यूल यूज्ड अप हो जाएगा और रेसिडुअल मास, ये कब होगी, व्हेन एंटायर फ्यूल ऑफ रॉकेट इज यूज्ड अप, फ्यूल ऑफ रॉकेट इज यूज्ड अप, ठीक है, यूज्ड अप हो गई। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यही है कि जो रेसिडुअल मास होगा, रेसिडुअल मास किसका, ऑफ रॉकेट, ठीक है, इसको मान लो कि हम एम आर से डिनोट कर रहे हैं, वो आपके किसके इक्वल होगा, एम्प्टी कंटेनर ऑफ फ्यूल इक्वल टू एम्प्टी कंटेनर ऑफ फ्यूल, एम्प्टी कंटेनर ऑफ फ्यूल के बराबर होगा। क्लियर है। जब ये होगा तो मैं इक्वेशन को कन्वर्ट कैसे कर सकती हूँ, मेरा जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, जो बर्न की स्पीड होगी बेटा वो हो जाएगी यू लॉग बेस ई एम नॉट अपॉन एम आर, ठीक है। और इसी को अगर तुम बेस 10 में कन्वर्ट कर दो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, यू लॉग बेस 10 एम नॉट अपॉन एम आर। एम आर क्या है, रेसिडुअल, और एम नॉट क्या था, वो इनिशियल था। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये आपका थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। क्लियर है, ये रॉकेट के ऊपर कितना थ्रस्ट लग रहा है, ठीक है। अब ये वो चीज़ है, जब हम जो फोर्स रॉकेट पर लगाते हैं तो क्या होगा, आपका रॉकेट अपवर्ड की तरह जाएगा। ये जब रॉकेट पर बेटा जी अप्लाई होगा ना, तो रॉकेट आपकी कहाँ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, इसी के द्वारा। तो हम यहाँ पे मान लो कि स्मॉल इंटरवल टाइम जो है, स्मॉल इंटरवल टाइम जो है वो आपका क्या है, डी टी है। क्लियर है, ओके। तो हम क्या कह सकते हैं कि एम डी वी बाई डी टी इजिकल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, या इस चीज़ को तो हम ए भी लिख सकते हैं। क्लियर है। और जब हम इस चीज़ को ए लिख सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि भैया ये जो m इंटू डी वी बाई डी टी है उसे हम एम ए लिख सकते हैं, उसे हम f लिख सकते हैं, और इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट एट आपका टाइम टी पर, समझ जाओ। तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी कर सकती हूँ कि जो थ्रस्ट लगा वो बेटा जी क्या हो गया रॉकेट पर, f इजिकल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, ठीक है। और नेगेटिव साइन इसका क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन बेटा जी इंडिकेट ये कर रहा है कि जो थ्रस्ट रॉकेट पर लग रही है वो डायरेक्शन ऑपोजिट है जिस डायरेक्शन में उसकी गैसें इजेक्ट हो रही हैं, एस्केप हो रही हैं। तो गैसेस एस्केप का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है थ्रस्ट लगने के डायरेक्शन में। क्लियर है।